डॉन किंगडम का हरा भरा जंगल हजारों कीड़ों के खतरनाक प्राकृतिक नुकसान का घर है। पौधों को अपना जीवन लेने के लिए केवल थोड़े से परीक्षण की आवश्यकता होती है और विशेष रूप से सभी जानवर जिन्हें कभी भी क्रूरता से पालतू नहीं बनाया गया है वे यहाँ केंद्रित है। अली, रुको! लेकिन कोई नहीं जानता कि इस जंगल का मालिक अबोली भी है, एक बेहद खूबसूरत इंसानी लड़की। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, लोगों को दिखाना मुश्किल है, उन्हें मत डराओ। चलो भी, एक अच्छा बच्चा बनने के लिए आपने जो किया है उसकी जिम्मेदारी लो। तुम्हें पता है मैं वही बच्ची हूँ जिसे भेड़िया भगवान लाए थे। उसके जन्म के बाद से अबोली को उसके माता पिता ने जंगल के किनारे के बाहर छोड़ दिया था। भेड़िए भगवान द्वारा उसकी देखभाल और शिक्षा दी जा रही थी। वो फुर्तीली, सक्रिय थी और वो जंगल के हर चीज से प्यार करती थी जैसे कि वो उसका हिस्सा हो। भेड़िया अबोली को मानव भाषा सिखाता है, उसे अपने साथी मनुष्यों के बारे में बताता है, उम्मीद करता है कि एक दिन वो अपना स्रोत पा सके। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने मूल्यवान सींग के माध्यम से अबोली को हरे जंगल के मालिक के रूप में अपना दर्जा दिया। उसे ये मिल जाता है और वो जंगल की आत्मा पर नियंत्रण कर लेती है। अबोली, बस एक ही बात याद रखना, कभी भी किसी जानवर को लड़ने मत देना और राज परिवार को नुकसान पहुंचाने मत देना। पूर्व राजा की कृपा से मैंने ये श्राप छोड़ दिया है कि जो कोई भी वन की शक्ति का उपयोग राज परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा उसे उचित दंड मिलेगा। इसलिए मुझे नेता के पद के योग्य होने के लिए वही अच्छे काम करने चाहिए। ऐसा कहकर अबोली लड़के को उसके देखभाल के लिए वापस ले गई। हाँ? जब उसने अपने घावों को ठीक किया तो उन दोनों ने एक साथ सुंदर आनंदमय समय बिताया। अबोली ने उसे सिखाया कि कैसे जीवित रहना है और उसे धीरे धीरे जंगल में एकीकृत कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने अबोली को गणना करना, पत्र लिखना, शहरी क्षेत्रों और लग्जरी शहरों के बारे में कहानियाँ सुनाना भी सिखाया। अपनी कहानी के माध्यम से अबोली ने धीरे धीरे रहस्यमय भूमि के बारे में सपना देखा, जहाँ उसके जैसे लोग थे। समय सीमित है, युवक को घर लौटने की जरूरत है। चलो रो मत, मैं निश्चित रूप से वापस आ जाऊंगा। जब आपने गणित हल कर ली है तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं वापस आ जाऊंगा और आपके लिए एक बड़ा तोहफा लाऊंगा। हालांकि वो ये नहीं समझती कि ये प्यार था, फिर भी वो उसके लिए अपनी लालसा और प्रत्याशा को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। क्या ये 2 है अली? हाँ ठीक है, मुझे तुम्हें इनाम देना चाहिए। जब वो वापस आया तो पता चला कि युवक एडन डॉन का राजकुमार था। वो अबोली को सभ्य जीवन में वापस लाना चाहता था, उस पुराने जंगल से दूर जहाँ वो पहले बड़ी थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन इस जंगल को मेरी जरूरत है, मैं नहीं जा सकती। भेड़िए के मौत के बाद से शिकारी सामने आ गए हैं, जंगली जानवर मारे जा चुके हैं। अबोली, मेरी पत्नी बन जाओ। तुम अब भी शिकार ना करने के समझौते से जंगल की रक्षा कर सकती हो। ये वादा प्राप्त करने के बाद कि उसके लोग सुरक्षित रहेंगे, अबोली भी राजकुमार से प्यार करती थी और उसके साथ अपने पैदा हुए जीवन के बारे में जानना चाहती थी। इसलिए वो राजकुमार के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। प्रिंस एडन के विपरीत शाही परिवार में हर कोई लड़की के सच्चे स्व को नहीं पहचानता। उन्होंने अबोली को बदलना चाहा और उनके जैसा बनाना चाहा। खाने से लेकर खड़े होने, बुनियादी व्यापार से लेकर बेहद बोझिल संस्कारों तक। फिट होने में असमर्थ अबोली बेहद उदास और दुखी थी। उसने ये भी छुपाने की कोशिश की कि रानियों और राजकुमारियों द्वारा उसे धमकाया जा रहा है और उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है ताकि राजकुमार परेशान न हो।
अब ओली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तुम मुझे बताओ, मेरी आँखों में धूल है। कुछ ऐसा है जो मैंने तुमसे छुपाया है। दरअसल मेरे पिता चाहते हैं कि मैं सेना को मजबूत करने के लिए पड़ोसी देश की राजकुमारी से शादी कर लूं। सदाबहार जंगल की सुरक्षा का वादा था, क्योंकि उसने सोचा आप में अद्वितीय शक्ति है। मुझे पता है लोग मुझे पसंद नहीं करते। ईडन, क्या तुम मुझे किसी और से शादी करने के लिए छोड़ दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तव में अभी भी एक रास्ता है, बस बस क्या? बस मुझे बताओ। डकैतों का प्रकोप। जो राजकुमार विद्रोह करने में सक्षम है, उसे राजा से एहसान मिलेगा। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो हम निश्चित रूप से साथ में हो सकते हैं। ये सिर्फ अफसोस की बात है कि मैं रानी का बेटा नहीं हूँ, कोई समर्थन नहीं, सैन्य शक्ति, ये एहसान पाना कठिन है। प्रेमी को खराब मूड में देखकर अबोली ने सोचा कि जल्द या बाद में उसके पास जो कुछ भी था वो उसका होगा। उसने राजकुमार को अपने सिंह का हार दिया, जो जंगली जानवरों को एक अजेय सेना बनाने के लिए प्रेरित कर सके। विनाश के दिन राजकुमारों ने खाली तुरई बजाई। सैनिकों ने अपने हाथ पकड़े और राजकुमार एडन को हंसाया गया, क्योंकि वे अकेले थे। अरे मेरे भाई, आपका संरक्षक कहाँ है? यदि तुम होते तो मैं कैसे घोड़े पर सवार होकर इधर उधर फिरता और फिर घर में मुर्गों का नाश करता और लुटेरों को कुछ ना कहता। प्रिंस विलियम के चेहरे पर उपहास की भरमार थी, क्योंकि वो जंगल के जानवरों के शक्तिशाली झुंड को देखता है जिसे एडन ने बुलाया है। अराजकता के बीच एडन ने डाकुओं को दूर करने के बजाय एक सेना को बाकी राजकुमारों पर हमला करने का आदेश दिया। तब सेना महल में आई। एडन की माँ की हत्या की थी। वो उसे चोट पहुंचाती थी और जंगल में भटकाती थी। नहीं, अली, रुको। ईडन, जंगल की शक्ति का उपयोग बुरे के लिए न करे। कृपया अपनी नफरत छोड़ दे। बुरी बात, क्या वो बुरी नहीं है? मेरी माँ का उनके द्वारा इतना दुर्व्यवहार किए जाने का कोई दोष नहीं था। क्या निम्न मूल का होना अपराध है? क्या आप जानते हैं कि अपने सबसे प्यारे अबोली को अपने सामने गायब होते देखना कितना दर्दनाक है? मैं अपने सपनों को भूल नहीं सकता। बस थोड़ा सा और 10 साल बाद हम आखिरकार सो पाएंगे। एडन पीछे से खतरे को नहीं देख सकता था, क्योंकि विलियम शांति से रस्सी पर चढ़ गया और उस पर तीर का इशारा किया। अबोली ने एडन को धक्का देकर बाहर कर दिया और उसे चोट लग गई। विलियम बेरहमी से आगे आया, कोने से सिंग उठा लिया। वो जेल का उपयोग करना चाहता था और जंगली जानवरों को नियंत्रित करना चाहता था, जिससे उसके पिता को उसके सिंहासन देने के लिए मजबूर होना पड़े। अबोली, अपनी आंखें मेरे लिए खोलो। मुझे क्षमा करना, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, अपनी आंखें खोलिए, सोइए मत। रो मत एडन, ये अच्छा है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। नहीं, बदला मत लो। बदला, तुम भी खुश नहीं रह सकते। तुम सही हो, मैं कितना अंधा था। मेरी नफरत ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, जिससे मैं अब भी सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जब तक तुम ठीक हो, मुझे मत छोड़ो। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे जाने दूंगा। क्या हम वापस चले? ठीक है? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। इससे पहले कृपया सिंह को नष्ट कर दे और जंगली जानवरों को मुक्त कर दे, ताकि बुरे लोग उनका फायदा न उठा सके। अबोली के अनुरोध से सहमत एडन ने अपने आंसू पोंछे अपनी तलवार को बलपूर्वक आगे बढ़ाया। विलियम ने हॉर्न बजाया और तुरंत भेड़ियाली दरवाजे की ओर दौड़ा, जैसे कि वो अपने मालिक के प्रतिद्वंदी को जिंदा खा जाना चाहता हो। हरा जंगल घर है, जंगल के जानवर दोस्त है, बेइंतहा प्यारा, हमेशा के लिए दूर नहीं। भेड़िए ने जानी पहचानी आवाज पहचान ली। उसके कदम धीमे हो गए। तुम मूर्ख जानवर, मेरी बात सुनो, उन्हें नष्ट कर दो। मैं आपका मास्टर हूँ। भेड़िया दौड़ा, लेकिन इसके बजाय उसने विलियम को जमीन पर गिरा दिया। मेरे भाई एडन, जल्दी करो, कुछ करो, इसे रोकने के लिए कहो। ओह भाई, मुझे खेद है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अली खुद चाहता है। तब सिंह टूट गया और तब से
जंगल के जानवर पूरी तरह से अपने जीवन को नियंत्रित कर सकेंगे। अपनी खुद की योजना को बर्बाद होते देख विलियम पागल हो गया और उसने तोड़-फोड़ करने वालों को दंडित करने का फैसला किया। मुझे अपने साथ ले जाओ। अबोली की सीटी के बाद एक विशाल चील प्रकट हुई और दोनों को पकड़कर जंगल की ओर उड़ गई। राजकुमार विलियम के सभी असंतुष्ट चीखों को पीछे छोड़ दिया। जानवरों को सिंह से छुटकारा मिल गया, लेकिन वे अभी भी अबोली को अपनी करीबी दोस्त के रूप में याद करते थे। उन्होंने मित्रवत गुरु को ठीक करने के लिए सभी बेहतरीन जड़ी बूटियों की कोशिश की। भगवान का धन्यवाद कि आप जाग गई। वादे का पालन करते हुए एडन ने अपने क्रोध और घृणा को पीछे छोड़ दिया। वो तब प्रकृति के साथ खुशी से रहने लगा। रानी और राजकुमार विलियम के बारे में उन्हें उनके राजद्रोह व्यवहार और अतीत में किए गए अपराधों के लिए दंडित किया गया था। देखिए, उस खूबसूरत लड़की के हाथ में जादू का डिब्बा बहुत सारे खजाने बना रहा है, जिसने इस शानदार कमरे को भर दिया है। लेकिन कमरे में जितना अधिक सोना और चांदी है, लड़की उतनी ही बड़ी क्यों हो गई है? वो फेरी टेल्स के साथ आइए जाने। एक बार की बात है, एक छोटे से दूर राज्य में एली और हार्पर नाम के दो गरीब दयालु प्यारी बहनें रहती थी। गरीबी में रहने के बावजूद दोनों बहनों ने हमेशा काम करने की कोशिश की। वे सभी के चहेते थे और साथ ही में उन्हें कई उपहार भी मिले, जिन्हें ध्यान से छोटी छोटी नोटबुक में रखा गया। हाल में ही फसल खराब हो गई थी। दोनों बहनें अमीर परिवारों के लिए कड़ी मेहनत करती थीं, लेकिन उन्हें अक्सर कम वेतन के साथ ओवरटाइम करने के लिए मजबूर किया जाता था। धीरे धीरे हार्पर और थक गया और बुरी तरह से बीमार हो गया, लेकिन उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दवाइयों के लिए खर्च कर सके। एली अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसने हार्पर को ठीक करने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई नहीं बचा सका। काश मैं हर किसी की तरह अमीर बन पाती और मेरे पास हार्पर की बीमारी के इलाज के लिए पर्याप्त पैसा होता, तो मैं इसके लिए जो भी करना पड़े देने को तैयार हूँ। क्योंकि उसे मदद नहीं मिली, एली उदास होकर अपने छोटे से घर में लौट आई। हालांकि घर के रास्ते में वहाँ एक बूढ़ी औरत मिली जो सड़क पर घायल थी, इसीलिए वो मदद के लिए दौड़ी। एली द्वारा बचाए जाने के बाद एली की गरीब कहानी सुनकर बूढ़ी औरत बहुत आभारी और दुखी हुई। मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मैं इस जीवन में बहुत से धन और वैभव का आनंद ले रही हूँ। मेरे पास एक अनमोल खजाना है और मैं इसे आपके महान हृदय के कारण आपको देना चाहती हूँ। ये बक्सा धारण करने वाले व्यक्ति को वो सब कुछ दे सकता है जो वो चाहता है। हालांकि हर बार एक इच्छा करते समय उस व्यक्ति को प्रार्थना से मेल खाने के लिए अपने शरीर का कुछ बदलना पड़ता है, जैसे युवा, सौंदर्य या काया। और इच्छा करने की प्रक्रिया में आपको बक्से को कसकर पकड़ना चाहिए। किसी को इसे लेने नहीं देना चाहिए, अन्यथा कीमत और इच्छा दूसरों पर प्रभावी होगी। एली ने बूढ़ी औरत की बातों पर संदेह किया, लेकिन उसने फिर भी कोशिश करने का फैसला किया। काश मेरे पास अपनी बहन हार्पर के इलाज के लिए पर्याप्त पैसा होता। ठीक है, मैं आपको एक इच्छा देती हूँ, अगर आप उसके बदले में अपने बालों का आदान प्रदान कर सके। जब एली ने बात करने वाले बॉक्स को सुना तो वो चौंक गई, लेकिन खुशी खुशी अनुबंध के लिए तैयार हो गई। ओह, क्या इस बक्से ने वास्तव में मुझे इतना पैसा पाने में मदद की? इस उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। इसका उपयोग वैसा करें जैसे आपको लगे कि वो सही है। फिर उत्साहित और खुश एली बिना ये जाने चली गई कि बुढ़िया एक भयावह मुस्कान बिखेर रही थी और गायब हो गई थी। एली के लिए अपनी बहन की बीमारी को उसके पास मौजूदा पैसों से ठीक कराने के बाद वो अपनी बहन को एक समृद्ध जीवन देना चाहती थी। धीरे धीरे वो दोनों बहनें नौकर वाले एक बड़े घर के लिए अपने सुंदर चेहरे और सुरुचिपूर्ण आकृति का व्यापार करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि एली ने जितना अधिक बॉक्स का उपयोग किया, उतना ही नकारात्मक उसका मूड हो गया।
और उतनी ही अमीर वो बनना चाहती थी। एली ने सोचा कि खराब वातावरण में मिट्टी से सने मजदूरों से संपर्क में आना हार्पर की बीमारी का कारण था, इसीलिए उसने अपनी बहन को उनके साथ बातचीत करने से मना कर दिया। इसके अलावा एली को पहले से अमीरों से द्वेष था। जब वो अमीर हो गई तो उसने उन्हें अपना चेला बना लिया। यहाँ तक कि एली ने धीरे धीरे अपनी बहनों की आजादी और खुशी भी खो दी। वो बस घर पर ही विश बॉक्स को खोलने के डर से जकड़ गई थी। इतना ही नहीं, उसने ये भी महसूस किया कि बॉक्स में अजीब छवियां और आवाजें थीं जो अधिक से अधिक दिखाई दे रही थी, जिससे वो सम्मोहित हो रही थी। जैसे जैसे समय बीत गया, एली बाहरी दुनिया से अलग हो गई। दोनों बहनों को अधिक से अधिक नफरत हो गई। हार्पर ने देखा कि एली का रूप और स्वभाव पहले से बहुत अलग है और उसने बात करने के सभी साधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन एली ने सुनने से इनकार कर दिया। जो ईर्ष्यालु लोग हमारे बारे में कहते हैं, मैं उसकी परवाह क्यों करूं? सभी संपत्ति अब मेरे द्वारा बनाई गई है, चोरी नहीं हुई है, इसलिए आपको कोई पछतावा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो खजाना है, उसके बदले में आपको मेरे लिए बहुत त्याग करना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि तुम बाहर की गपशप से पीड़ित रहो और इस तरह से स्वार्थी व्यक्ति बनो। नहीं, तुम्हारी वजह से मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और अगर तुम चिंता करती हो कि उन नीच लोगों को हमारे मूड पर असर हो रहा है, तो मैं अपना राज्य बना लूंगी, सबको आज्ञाकारी बनाऊंगी, भले ही मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़े। भुगतान मेरी आत्मा है। ऐसा नहीं है दीदी। हार्पर ने पुरानी छोटी नोटबुक निकाली और एली को अतीत की अच्छी यादें दिलाने की कोशिश की। आप देखिए, हमारा समय खराब था, लेकिन हमारे पास इस तरह हंसी खुशी बहुत थी। तो एली, मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं कि पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वो खुशी है जो हमारे पास थी। जब एली अपने फैसले पर विचार कर रही थी तो अचानक अपने दिमाग में किसी के मोहक सम्मोहित करने वाले शब्दों को सुना। हार्पर की बात मत सुनो, तुम जो कर रही हो वो अपनी बहन के लिए सबसे अच्छा चाह है। कौन कह रहा है? एली, क्या तुम ठीक हो? मेरे पास मत आओ। वर्तमान में आपकी बहन अभी छोटी है, वो नहीं समझती कि जब आपके पास धन और शक्ति होगी तो कैसा लगेगा, इसलिए उसने आपको इस इच्छा को पूरा करने से रोका। ये सही है। हार्पर को साबित करे कि ये कितना मूल्यवान है। इच्छा करना जारी रखे और अपनी आत्मा मुझे दे। हाँ, इस आत्मा को अर्पित कर हार्पर को सब कुछ साबित कर दो। मीठी बातें सुनकर एली अपना दिमाग खो बैठी और बॉक्स से इच्छा करने लगी कि वह अपनी आत्मा का आदान प्रदान करके अपना खुद का राज्य चाहती है। हालांकि जब एली की आत्मा को लेने के लिए बॉक्स चमकने लगा तो हार्पर ने झट से उसे छीन लिया और अनुबंध को रोक दिया। इसीलिए बॉक्स ने जो कीमत ली वो हार्पर की आत्मा थी। जब एली आवाज के आकर्षण से जागी तो उसने पाया उसकी बहन की आत्मा उस बूढ़ी औरत के हाथों में थी जिससे वो आखिरी बार मिली थी। अब वो डायन में बदल चुकी थी। पता चला बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जो अन्य लोगों की महत्वाकांक्षाओं को इकट्ठा करने में माहिर थी। उसने एली को देश पर शासन करने के लिए पर्याप्त शक्ति देने में मदद करने के लिए 100वीं आत्मा के रूप में चुना। एक बार एली की अधिक महत्वाकांक्षी इच्छाएं थी और उसने प्रलोभन का पालन किया तो उसकी आत्मा चुड़ैल के लिए अधिक से अधिक अंधेरे की शक्ति पैदा करेगी। अंतिम समय में चीजें वैसी नहीं चली जैसे उसने योजना बनाई थी। जब हार्पर ने अनुबंध प्रक्रिया को रोक दिया तो आत्मा बदल गई। ब्रैड, तुमने मेरी योजना को बर्बाद कर दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि एली अपनी गरीब छोटी बहन की आत्मा को विलासत में नहीं रहने देगी। क्या ये सही नहीं है एली? तुम मेरी बहन की आत्मा लौटाने के लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो? आपकी आत्मा? बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसा है। नहीं एली, अगर आप ऐसा करते हैं तो चुड़ैल अंधेरे की शक्ति हासिल कर लेगी और पूरी जगह पर कब्जा कर लेगी। एली ने हमेशा प्यार किया है और आपके लिए त्याग करने के लिए तैयार है। बदले में इच्छा करने और अपनी आत्मा का आदान प्रदान करने में कोई कठिनाई नहीं है। साथ ही आपको आपकी बहन पर गर्व होना चाहिए। इस तरह की जिद नहीं करनी चाहिए। नहीं, अभी भी अगर वो मुझे बचाने के लिए अपनी और दूसरों की जान दांव पर लगाती है तो मुझे बहुत दुख होगा। मुझे विश्वास है कि उसे भी ये देकर दुख होगा। ठीक है, ये तय करने की आपकी बारी है। एली, अपनी बहन की आत्मा हमेशा के लिए मेरे पास होने से पहले जल्दी से चुने। नहीं, मेरी बहन को चोट मत पहुँचाओ, तो जल्दी करो और इच्छा बनाओ। एली झिझकी और झट
झट से बक्सा उठाया और शब्दों पर विचार किया जो चुड़ैल और हार्पर ने अभी अभी कहे थे। लेकिन अगर मैं अब हार्पर की जगह लेना चाहती हूँ तो उसे और लोगों को बाद में डायन के शासन में दुख में रहना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि डायन मेरी बहन को ले जाए तो मैं बहन बनने के योग्य नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर ऐसा है तो मुझे इस आखिरी इच्छा को जोखिम में डालना होगा। अंत में एली ने बॉक्स को अपने हाथ में लिया और अपनी इच्छा पूरी करने लगी। अपनी इच्छा पूरी करने के बाद उसकी आत्मा चुड़ैल की दिशा में उड़ गई और हार्पर की आत्मा के बारे में कोई विचार किए बिना चुड़ैल खुश हो गई। जब डायन खुशी खुशी बॉक्स की ओर चल रही थी और दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी कर रही थी, अचानक बॉक्स से एक सुनहरा जादू प्रवाह उसके शरीर में फैल गया और उसे सोने में बदल दिया। क्या चल रहा है? नहीं! पता चला एली ने चुपचाप बॉक्स के साथ अदला बदली की शर्त रखी थी कि वो आत्मा बनना स्वीकार करेगी यदि इस बॉक्स को धारण करने वाला अगला व्यक्ति चुड़ैल को नष्ट करने और सभी को बचाने के लिए सोने में बदल जाए। इसीलिए जब चुड़ैल ने बॉक्स पर अपना हाथ रखा तो अदृश्य रूप से उसने एली द्वारा एक्सचेंज की गई स्थिति को सक्रिय कर दिया। अंत में एली और अन्य आत्माओं को भी चुड़ैल के अभिशाप से मुक्त कर दिया गया और एली हार्पर के साथ एक बार फिर से मिल गई। हालांकि ये एली के पूरे भाग्य के धीरे धीरे पूरी तरह से गायब होने वाला था। मुझे अतीत के लिए खेद है। मैं समझ गई हूँ कि पैसा आपके बिना या अतीत की सुखद यादों के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगी और अच्छी बहन बनूंगी जो मैं हुआ करती थी। आपने आखिरकार सही चुनाव किया और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रयासों से हम साथ मिलकर पहले जैसे अच्छे संबंध बनाएंगे और फिर से जोड़ेंगे। उसके बाद एली और हार्पर ने अपना जीवन जारी रखा, काम करने और प्रियजनों के साथ। महारानी के राज्याभिषेक के समय राज्य के दूत के आगमन के साथ रानी ज़ेनिया अभी तक आई नहीं है। ये उनकी पहली लॉन्च पार्टी है ना? मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि हमारे इतिहास की पहली रानी कैसे दिख सकती है। अरे ये कैसे हो सकता है? मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि पूर्वी साम्राज्य ने एक महिला को सत्ता क्यों दे दी। शायद ये इसलिए है क्योंकि वो आप पुरुषों से भी बदतर नहीं है। शायद इससे भी बेहतर। जब दोनों राजदूत बात कर रहे थे तब रानी ज़ेनिया बीच में आई। महामहिम मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि आप में इस पद पर बैठने की शक्ति होनी चाहिए, लेकिन एक आदमी होना निश्चित रूप से संभव नहीं है। ओह, तो मैं आपको अपनी बातों पर विश्वास कैसे दिला सकती हूँ? राजदूत खिड़की के पास गया, महल की छत पर लगे झंडे की ओर इशारा किया। ज़ेनिया को इस स्थिति में रहने के लिए चुनौती दी जहाँ प्रभाव के कारण झंडा गिर गया। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकती हैं, एक धनुष या रक्षक। नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये कहने के बाद ज़ेनिया ने अपने स्कर्ट के नीचे से एक खंजर निकाला और तेजी से झंडे की ओर फेंका। भोज में सभी मेहमानों की प्रशंसनीय निगाहों के सामने झंडा आधे में टूट गया। कैसे कैसे? कमाल का टैलेंट है, हम सब आश्वस्त हैं। ये स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं है। मैं 12 साल की उम्र से कड़ी ट्रेनिंग कर रही हूँ। ज़ेनिया पूर्वी साम्राज्य की एकमात्र राजकुमारी थी। राज्य की सभी महिलाओं के विपरीत ज़ेनिया ने बचपन से ही नृत्य वाद्य यंत्र बजाने की बजाय तलवारबाजी, घुड़सवारी और राज्य पर शासन करने का अध्ययन किया है। जब ज़ेनिया 12 साल की थी तो पूर्वी साम्राज्य की यात्रा पर दक्षिणी जादूगर अपने साथ एक महान जादुई ड्रैगन लाया। रुको, ये खतरनाक है। मैंने खतरनाक तरीके से कुछ भी नहीं किया है, ठीक है मिस्टर ड्रैगन? ज़ेनिया, मेरी मदद करो। ज़ेनिया तुरंत प्रकट हुई, अपने भाई को बचाते हुए पवित्र ड्रैगन को नष्ट कर दिया। जादूगर गुस्से में श्राप देता है कि राजकुमारी जीवन भर के लिए सभी लोगों की नजर में खलनायक बन जाए। अभिशाप में वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज़ेनिया कहाँ थी। वो हमेशा सभी से नफरत करती थी। उसने जो कुछ भी किया वो बुरा व्यवहार होने का दावा किया गया। उदाहरण के लिए
जब जेनिया ने एक शेर को वश में किया जो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला था। ओह देखो, शेर भी इससे डरता है। या अगर जेनिया बुरे लोगों को दोष देती है, आपको लगता है कि आप एक राजकुमारी हैं ताकि आप दूसरों को धक्का दे सके? या अभिजात वर्ग जेनिया जब उसने पुरस्कार जीते। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक राजकुमारी है। इसके बिना वो और क्या कर सकती है। विशेष रूप से कुलीन महिलाओं ने हमेशा अपना रवैया उसके खिलाफ रखा क्योंकि जेनिया अलग थी। जैसे कि लंबे समय से चली आ रही धारणा और पूर्वग्रह में है, महिलाओं को हमेशा विनम्र रहना पड़ता है। केवल जेनिया के गुरु पेशेवर मार्शल आर्ट और शक्तिशाली जादू के व्यक्ति दक्षिणी जादूगर से भी मजबूत अप्रभावित थे। किस विशाल समस्या से मेरे राजकुमारी आह भरती हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्राप इतना डरावना होगा। तुम्हारे सिवा कोई मेरा स्वागत नहीं करता। मैं सिर्फ अच्छा बनना चाहती हूँ, देश और लोगों की मदद करना चाहती हूँ। जेनिया, कठिन प्रशिक्षण ही भाग्य के विरुद्ध एकमात्र तरीका है। जेनिया 18 साल की उम्र में फिर एक बहुत ही सुंदर और प्रतिभाशाली राजकुमारी बन गई। गहन और कठिन परीक्षण के लिए धन्यवाद। वो राज्य में किसी भी अभिभावक की तुलना में तेजी से सवाकारी कर सकती थी। तीर चलाने और तलवार से लड़ने की क्षमता सबसे संभ्रांत अभिनस्तों से कई आगे थी। मास्टर सही कह रहे हैं। भले ही मैं अभिशाप नहीं तोड़ सकती, लेकिन मैं अपनी प्रतिभा से अपने लोगों को सच्चाई का एहसास कराऊंगी। दूसरों को उसके कार्यों को जानने से बचने के लिए जेनिया अक्सर गरीबों की मदद करने के लिए रात में महल छोड़ने के लिए प्रसन्न हो जाती। बुरे लोगों को चुपचाप दंडित करती। लोगों ने उसे प्यार किया, उसकी प्रशंसा की और उसकी गुप्त पहचान को न्याय का शूरवीर कहा, बिना ये जाने कि वो घृणित राजकुमारी थी। उसी वर्ष राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। दक्षिणी सेना ने आक्रमण करने की योजना बनाई। मेरा समय ज्यादा नहीं है। तुम्हारा भाई बहुत कमजोर है। वो काबिल नहीं है सिंहासन पर बैठने के लिए। इंपीरियल इस शर्त पर हमारी मदद करने के लिए तैयार है कि आप उनके प्रिंस चार्ल्स से शादी कर लें। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं हमेशा राजनीतिक विवाह का विरोध करती हूँ। राजकुमारियाँ राजकुमारों से शादी करती है और मैं राजनीतिक चीजों का व्यक्ति नहीं हूँ। आप इसे जानते हैं, है ना? मुझे पता है, हाँ? लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। सेना को कमान देने के लिए कृपया मुझे चांदी की तलवार दे। मैं सबको साबित कर दूंगी कि महिलाएं भी महान काम कर सकती है। पिताजी, एक महिला युद्ध के मैदान में शामिल होना चाहती है। हमारी राजकुमारी पागल है। ये बड़ा बेतुका है। शाही बच्चों को अपना भाग्य चुनने का अधिकार नहीं था। देश के भाग्य का सामना करते हुए जेनिया के पास राजनीतिक विवाह को इस शर्त के साथ स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि शादी को पूर्वी राज्य में मनाया जाना था। दूसरी शर्त ये थी कि राजकुमार की पत्नी बनने के बाद भी उसे अपने देश जाने की अनुमति थी। शाही साम्राज्य के साथ शादी के कारण शादी बहुत ही उत्सुकता और गंभीरता से आयोजित की गई थी। जब लोग अंतिम सहमति की प्रतीक्षा कर रहे थे और शादी संपन्न हो गई तो एक विशाल कायेबाज उड़ाया। लंबे समय तक मार्शल आर्ट के अभ्यास के साथ जेनिया ने पलक झपकते ही अचानक हमले को टाल दिया। तब बाज राजकुमार को पकड़कर ले गया। दोनों राज्यों के सैनिकों ने तेजी से उनका पीछा किया, लेकिन एक छाया तेजी से गुजरी और उनके पास से निकल गई। चील गहरे जंगल में प्रत्येक टावर में उड़ गई और गायब हो गई। ये जेनिया अकेली राजकुमारी थी जिसने चील का बरोकटोक पीछा किया। ये पता चला कि दक्षिणी जादूगर यहाँ छिपा हुआ था। ओह मेरे राजकुमारी, लंबे समय से नहीं मिले। खलनायक अभिशाप कैसा चल रहा है? ये आप है। तुमने राजकुमार का अपहरण करने का साहस किया? सही बताइए राजकुमार और राजकुमारी। आपके राजनीतिक संघ ने हमारी योजना को विफल कर दिया है और कोई रास्ता नहीं है। तो पुराने राजाओं को डराने के लिए मुझे तुम्हारा अपहरण करना पड़ा। ये हास्यपद है। मैं तुम्हें कभी भी मन की शांति हासिल नहीं करने दूंगी। तुम्हें मुझ पर लगे श्राप को वापस लेना चाहिए। जादूगर ने तब राजदंड से चिंगारी निकाली और उसे जेनिया की ओर फेंका। तेज कुशल क्षमता के साथ जेनिया आसानी से बच गई, लेकिन धीरे धीरे उसे घेर लिया गया।
उसके पास बचाव के लिए तलवार चलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तलवार बड़े पैमाने पर शक्ति की अधीन थी। बारीक जाली होने के बावजूद यह अभी भी आधी में टूट गई। जादूगर ने राजदंड को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसके चारों ओर एक विशाल काला गोला बन गया, जिससे वो बंदी बना रहा। ठीक है, अप्रत्याशित रूप से मैंने जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान। अब समय आ गया है कि दो पुराने राजाओं को दक्षिणी राज्य के लिए सीमा क्षेत्र काटने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाए। बेशक ज़ेनिया ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। जादूगर की असावधानी का फायदा उठाते हुए उसने अचानक अपने मालिक से उपहार में एक खंजर खींच लिया। जैसा गुरु ने कहा, खंजर में सब कुछ काटने का प्रभाव होता है। केवल 2 स्लैशेस के साथ कैंसिया को थामने वाली गेंद पटी हुई थी। मौका लेते हुए ज़ेनिया ने जादूगर के हाथ में खंजर को राजदंड की ओर फेंक दिया, जिसके कारण राजदंड पर सांप का सिरा गिर गया। मेरा राजदंड, मेरा राजदंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जादूगर ने राजदंड का स्वामी बनने के लिए अपनी आत्मा को बेच दिया, इसलिए जब राजदंड नष्ट हो गया तो उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई। ज़ेनिया ने चार्ल्स को बाहर निकलने में मदद की और उसे वापस महल में ले गई, जहां हर कोई उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहा था। जादूगर का जादू गायब हो गया, जिसका अर्थ ये था कि ज़ेनिया का खलनायक अभिशाप भी हटा लिया गया। सभी नागरिकों की ओर से जनरल ने स्वयं चांदी की तलवार भेंट की, जो विश्वास और समर्थन का प्रतिनिधित्व करती थी। ज़ेनिया ने पुरानी तलवार के 2 टुकड़े निकाले जो जादूगर ने तोड़े थे। इतने लंबे समय तक उसे अपने साथ रखा था। चांदी की तलवार, न्याय के शूरवीर की तलवार। हे भगवान, लगता है राजकुमारी ज़ेनिया एक शूरवीर योद्धा है जो हमेशा चुपचाप हमारी मदद करती है। मेरे राजा, शादी में प्यार शामिल होना चाहिए। मैं अपने आप को और राजकुमार को इस राजनीतिक विवाह के लिए बाध्य नहीं करना चाहती। कृपया मेरा निर्णय स्वीकार करें। आपको अब शाही समर्थन की आवश्यकता नहीं। महामहिम, उनकी मदद के बिना मुझे विश्वास है कि हम अभी भी अपने लोगों के समर्थन से एक अच्छे देश का नेतृत्व और रक्षा कर सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति किसी पुरुष से कम नहीं। क्योंकि तुमने मेरे राजकुमार को बचाया, मैं शादी को रद्द करने के लिए आपकी सहमति की घोषणा करता हूँ और अभी भी पूर्वी राज्य का समर्थन करता हूँ। शादी के अधिक आर्थिक और सैन्य समर्थन के साथ ज़ेनिया ने अपनी असली ताकत साबित की और देश को बेहतर बनाया। गरीबी को मिटाया और लालची अपराधियों को दंडित किया। ज़ेनिया, ये हम सभी के लिए आपकी रूढ़िवादिता को बदलने का समय है। लोगों को एक प्रतिभाशाली और गुणी सम्राट की आवश्यकता है और आपने बहुत अच्छा काम किया। पिताजी, आपका मतलब है? मैं घोषणा करता हूँ, ज़ेनिया अब आधिकारिक तौर पर पूर्वी साम्राज्य की पहली रानी बन गई है। रानी ज़ेनिया अमर रहे। Wow, fairy tales.